नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने YouTube पर उत्कर्ष आईएएस के इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी बातों की चर्चा करूंगा जो अमूमन एक विद्यार्थी होने के नाते आपको जानना चाहिए, और जानना ही नहीं चाहिए बल्कि यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत जैसे व्यवस्थित सत्ता के संचालन में सिविल सेवा की जो व्यवस्था है या जो सिविल सेवा के माध्यम से प्रणाली विकसित की गई है वो क्या अंग्रेज़ों की देन है या अंग्रेज़ों से पहले भी यह व्यवस्था भारत में थी। कई बार आपको लगता है कि सिविल सेवा एक ऐसा तंत्र है जो शायद बहुत जटिलताओं से भरा हुआ है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि उस जटिलता पर भी थोड़ी बात करूं कि ये जैसा है वो वैसा क्यों है। और फिर एक महत्वपूर्ण बात जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आज़ादी के बाद इसे स्टील फ्रेम के रूप में स्वीकार किया और उन्हीं के संसद में दिए गए उद्बोधन के आधार पर 21 अप्रैल की जो तारीख है वो इतिहास में सिविल सेवक दिवस के रूप में, सिविल सेवा दिवस के रूप में हम लोगों को मनाने की एक परंपरा मिल गई। और हम लोग हर साल 21 अप्रैल की तिथि को अपने देश के कर्मठ, ईमानदार और भारत के प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने वाले होनहार जो प्रशासक हैं, जो व्यवस्था को चलाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, हमारे लोकतंत्र के सिद्धांतों को जनता तक उनके हितों की पूर्ति में जिस तरह से लगातार वो अपनी सेवा का या अपनी तमाम तरह की दक्षताओं के बल पर सहज करते हुए इस लोकतंत्र को एक मजबूत अवस्था तक बनाए हुए हैं और लगातार उसके विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम आज उन्हीं तरह के मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहला मैं जो आपसे बात करूंगा कि 21 अप्रैल का ये जो तारीख है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों 21 अप्रैल ही सिविल सेवा दिवस या सिविल सेवक के योगदान के आधार पर ये मनाया जाता है। तो चूँकि 21 अप्रैल का जो दिन है अगर आप उसे पढ़ेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवा का उद्घाटन किए थे। और जब ये संसद में भाषण दे रहे थे और जब उन्होंने इस बात को बल दिया कि हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को जो चुने हुए प्रत्याशी हैं उनके माध्यम से तो लोकतंत्र को मजबूत किया ही जाएगा, साथ ही साथ जो हमारे सिविल सेवक हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इस तरह से अगर उनके योगदान को या उनके महत्व को देखा जाए तो कहीं न कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्वीकार किया। और यही कारण है कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षण जो स्कूल था उसमें उन्होंने भाषण देते हुए एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हमारे सिविल सेवक हैं वो कहीं न कहीं भारत के ऋण हैं और सिविल सेवकों के बगैर हम अपने देश का जो एक जन कल्याणकारी सोच के साथ सत्ता चलाने का विचार है वो चलाना संभव नहीं है। और इसी संदर्भ में उन्होंने सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा। चूँकि यह कार्यक्रम पहली बार इस रूप में हुआ और आप देखेंगे कि 21 अप्रैल 2006 को यह एक भव्य समारोह विज्ञान भवन में मनाया गया, दिल्ली के अंदर जो विज्ञान भवन है। और उस विज्ञान भवन के उस कार्यक्रम में यह बात स्पष्ट कर दिया गया कि प्रतिवर्ष हम लोग 21 अप्रैल को इसी तरह से गौरवपूर्ण रूप में हम सिविल सेवक दिवस मनाते रहेंगे। और आप जानते हैं कि सिविल सेवा में ग्रुप ए, ग्रुप बी, हम आज उस तरह की बात नहीं करेंगे कि क्या पद है, उसमें क्या योग्यता है, क्योंकि इस पर तो हम लोग साल भर पढ़ाते हैं, छात्रों के बीच में इस मुद्दे पर लगातार हम लोग संवाद करते हैं। आज हमारा जो मकसद है आपको बताने का और जो आज के थंबनेल में विषय भी है, सिविल सेवा का विकास। ये बात सत्य है कि भारत में सिविल सेवा का विकास जिस आधुनिक रूप में आज हम देख रहे हैं उस सिविल सेवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने योगदान दिया। लेकिन कई बार ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि सिविल सेवा के बारे में कॉर्नवालिस से पहले भारत के प्रशासन के तमाम शर्तों को, तमाम प्रकार की बातों को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी कहा है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर साप्तांग सिद्धांत में जब व्याख्या किया तो वहाँ पर उन्होंने सिविल सेवा शब्द तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि प्रशासन के आदर्श और उसके मानदंड क्या होने चाहिए और हमारा प्रशासक कैसा होना चाहिए, इस पर उन्होंने जरूर बात की। और हम लोग अगर बहुत प्राचीन स्थिति से देखें तो भारत में इस तरह की बात एक लिखित दस्तावेज के रूप में हमको कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन आज चूंकि बात हमको करनी है आधुनिक काल में जो सिविल सेवा है, जो शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से। चूँकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल है भारत में, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाते हुए ये तय हो गया कि ये कंपनी भारत जाएगी और भारत में व्यापार के कार्य को करेगी, तो उन्हें अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, चूँकि जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी शब्द का प्रयोग करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने वाले जो लोग थे, शेयर होल्डर्स जिनको कहते थे आप, वो 72 लोग थे और उन लोगों ने मिलकर के एक कंपनी को फॉर्म किया था, बनाया था। और कंपनी को निर्देशित करते हुए उनके प्रशासकीय कार्यों का संपादन करना और व्यापार के कार्य को पूरा करने के लिए जिनको दायित्व दिया गया वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बाद में चल करके वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाने गए। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग थे, असल में यही लोग पहले प्रशासक चुनते थे। उनके पास ये अधिकार होता था कि वो प्रशासक को चुने और इस आधार पर वो प्रशासक चुनते और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक तरह से प्रशासकों को चुनने की परंपरा की शुरुआत हो गई। लेकिन अगर हम लोग उन प्रशासकों के चुनने और उनके कार्यप्रणाली को देखें तो लगभग 1853 तक कॉर्नवालिस के द्वारा, चूँकि भारत में सिविल सेवा को थोड़ा व्यवस्थित किया गया, क्योंकि कॉर्नवालिस जब भारत में आया तो कॉर्नवालिस से पहले भारत में जो प्रसिद्ध रूप से कार्य किया है वो, चूँकि अगर आपने नाम सुना होगा तो वारेन हेस्टिंग्स का भी नाम आपको जहन में होगा। तो वारेन हेस्टिंग्स बेसिकली 1772 से लेकर के 1785 के बीच में भारत में विशेषकर बंगाल के गवर्नर और बाद में फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उसने जब अपने काम की शुरुआत किया तो उस समय उसने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जब 1773 के एक्ट के अंतर्गत उसे घोषित कर दिया गया तो उसने बहुत प्रयास किया कि राजस्व की वसूली को कैसे व्यवस्थित किया जाए और उस कार्य को करने में उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी। और ये उसको लगा कि अगर भारत के अंदर प्रशासक वर्ग थोड़े से सुचारू ढंग से काम करें तो ये बेहतर काम करेंगे और इसका फ़ायदा कंपनी को आर्थिक रूप से मिलेगा। लेकिन उस तरीके का अपेक्षित लाभ उसके समय में नहीं मिला और यही कारण है कि कुछ समय तक, लगभग 1-1.5 साल तक मामला बीच में मैकफरसन के द्वारा चलाया गया। लेकिन जब वही कॉर्नवालिस भारत में लगभग 1786 में जब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जब वो नियुक्त होता है और वह अपने कालखंड में, चूँकि शुरू में हम लोग जब गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग करते हैं तो बंगाल के लिए ही प्रयोग होता था। गवर्नर जनरल पूरे भारत का 1833 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था और वो व्यक्ति पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। तो अगर 1833 तक गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग मैं करूं या कोई भी करता हो तो इसका मतलब वो बंगाल का गवर्नर जनरल है। कुछ मामलों में वो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के क्रियाकलाप के लिए वो भूमिका निभाता था। तो ऐसे स्थिति में जब कॉर्नवालिस भारत आया तो कॉर्नवालिस के कालखंड में अगर आप देखें तो कहीं न कहीं कॉर्नवालिस ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो प्रशासन चलाने वाले लोग हैं, वो भ्रष्टाचार के स्तर पर बहुत मजबूत स्थिति में अपना एक ऐसा प्रभाव बना लिए थे कि लग रहा था कि कंपनी के संचालन में इनके व्यक्तिगत क्रियाकलाप को रोका नहीं जा सकता है। और असल में यहीं से कॉर्नवालिस ने जो शब्द प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब
एक ऐसा व्यक्ति जो राजस्व की वसूली में अपनी सक्रियता दिखाता था। और कॉर्नवालिस के द्वारा जो प्रयास शुरू हुआ, कॉर्नवालिस ने जिस तरह से भारत के अंदर एक ऐसे तंत्र का विकास करना शुरू किया जिसके माध्यम से उसको लगा कि भारत में अगर कंपनी के कार्य को सुचारू ढंग से चलाना है तो कंपनी के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं उनको व्यक्तिगत व्यापार करने से, किसी से गिफ्ट लेने या लाभांश या जो भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को कम से कम व्यापारिक स्तर पर, कंपनी के प्रशासकीय स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर मेलजोल के माध्यम जो भी वो लाभ ले रहे हैं उनको रोका जाए। और इस काम को करने के लिए उसने एक और अच्छा काम किया कि उसने जो कंपनी के प्रशासकीय अधिकारी थे उनका वेतन बढ़ा करके उसने 1500 रुपये कर दिया था। वेतन बढ़ाया, 1500 रुपये किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि कलेक्टर अगर राजस्व की वसूली करेगा जितना भी, उसका 1% उस कलेक्टर को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में अगर 1853 तक की अगर हम लोग बात करें तो लगभग कॉर्नवालिस के बनाए हुए ढांचे के आधार पर भारत में ये व्यवस्था चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा आपको इस पे बात करूं कि जब भी हम लोग सिविल सेवा की बात करते हैं तो हमने जैसा कि आपको कहा कि जो सिविल सेवा है वह सिविल सेवा में एक जो महत्वपूर्ण बात आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि इसमें कोई संशय नहीं है कि सिविल सेवा का विकास अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उसी कालखंड से सिविल सेवा के विकास की शुरुआत होती है। और 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के साथ यहाँ पर दो प्रकार के शब्द बार बार आपको सुनने को मिलते हैं। एक शब्द जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहते हैं, या अगर हम लोग शॉर्ट में लिख लें तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहते हैं, और दूसरा जो होता था जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, और यही बाद में हमने अभी आपको कहा कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहे जाने लगे। असल में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग होते थे, ठीक, शुरू में इनकी संख्या 24 थी। तो ये जो 24 लोग थे और प्लस इनके साथ में एक व्यक्ति गवर्नर के तौर पर होगा, तो इस तरह से ये जो 25 लोग हैं यही लोग कंपनी के प्रशासन को चलाते थे और इन्हीं के ऊपर कंपनी के लाभ या कंपनी के तमाम प्रकार के जो भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट दिशा निर्देश तय करती थी इनको एग्जीक्यूट कराना होता था। तो एक तरह से ये जो ब्रिटिश संसद है उस ब्रिटिश संसद के जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश को ये आरोपित करते हुए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से होते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक मामला धीरे धीरे पहुंचा। और ये लोग बहुत हुबहू तो पालन नहीं करते थे, लेकिन ये जरूर है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए नियम से बंधे हुए थे। और इन लोगों ने अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए असल में यही लोग जिसको आप सिविल सेवक कहते हैं, यही लोग सिविल सेवक का एक तरह से चयन करते थे। लेकिन उस समय जो सिविल सेवक का चयन ये करते थे ये स्वच्छंद रूप से इनके खुद के अपने निर्णय हुआ करते थे। इसमें किसी प्रकार का कोई आप ये कहें कि जो आधुनिकता वाली जो बात है वो उस समय नहीं दिखाई देगी, या थोड़े और शब्दों में हम लोग कहें तो उसमें नस्लवादी भावना होगी। भारत के लोगों पर अंग्रेज अपने लाभ को कैसे बनाए रखा जाए इस कुछ मंसूबे को लेकर के काम करते थे। और ये सारा मंसूबा उनका लगातार भारत में कंपनी के प्रशासन को मजबूत करने में सहायक रहा और ये लाभकारी रहा। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे मामला बना वो इस रूप में था। लेकिन हमने आपको अभी कहा कि इस काम को करने के लिए कि कैसे इस प्रशासन को ठीक किया जाए, उस काम को करने के लिए थोड़ा सा प्रयास वारेन हेस्टिंग्स ने भी किया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने, और वारेन हेस्टिंग्स ने देखा, चूंकि वारेन हेस्टिंग्स का अगर कालखंड आपको याद हो तो 1772 से लेकर के और 1785 तक यह व्यक्ति
पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किया। अगर आप देखें तो पहले ये बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किया, बंगाल का गवर्नर बनाइए, और जैसे ही इसको 1773 के अधिनियम के आधार पर 1773 के अधिनियम के आधार पर 1773 के अधिनियम के आधार पर इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चूंकि गवर्नर जनरल जब ये बना तो इसने भी प्रयास किया कि जो सिविल सेवक हैं उनको किस तरह से मजबूत किया जाए और जो भी कंपनी के प्रशासकीय कार्य हैं उसको ठीक से चलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उस कालखंड तक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर मैं यहां पर एक शब्द लिख दूं आपको, प्रशासनिक अधिकारी, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। अर्थात यूं कहें कि भ्रष्ट तंत्र की स्थिति बनी हुई थी उस समय, और इनके माध्यम से जो कंपनी का उद्देश्य था वो उतना अनुकूलता से आगे नहीं बढ़ रहा था। और चूंकि आपने पढ़ा होगा कि वारेन हेस्टिंग्स खुद भी कई ऐसे दिशा निर्देश थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के जिसको कि उसने नज़रअंदाज किया था प्रशासक के रूप में। भारत में जब वो गवर्नर जनरल के रूप में था, अगर स्मरण में आपको बात हो तो जब पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था 1784 में उसे बनाया गया था, और जब वो भारत आया तो वारेन हेस्टिंग्स ने उसका विरोध किया। यहां तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वारेन हेस्टिंग्स के आचरण को देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दो बार निर्देश दिया कि वारेन हेस्टिंग्स को किसी भी कीमत पर भारत से बुलाया जाए। लेकिन कंपनी अपने फायदे को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदेश को टाल मटोल करते हुए कैसे भी करके वो रोकती रही। और उसका चूंकि मकसद ये था कि वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के लिए ठीक काम कर रहा था। मिला जुला कर कहा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स भले ब्रिटिश आदेशों के प्रति उतनी गंभीरता न दिखाया हो, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रशासकीय तंत्र के माध्यम से कंपनी के हितों को पूरा करने में काफ़ी हद तक उसने भूमिका निभाई। लेकिन बात वही था कि जो ये भ्रष्ट तंत्र था ये किसी भी रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत में जो प्रशासकीय वर्ग था उसके अनुकूल नहीं था। यही कारण है कि बीच में 1-1.5 साल मैकफर्सन का काल है जो बहुत गंभीरता का काल नहीं माना गया इतिहास में। लेकिन इसके बाद जब कॉर्नवालिस भारत आएगा तो कॉर्नवालिस पूरी कोशिश करेगा कि कैसे भारत में जो ये भ्रष्ट तंत्र है, नौकरशाही का कहें या भारत में प्रशासकीय वर्ग जो कंपनी के मातहत के रूप में काम कर रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए। यही हमको आज समझना है। अब जब कॉर्नवालिस भारत आता है और कॉर्नवालिस के विषय में आप ये लाइन जानते हैं, बहुत सामान्य लाइन है। बहुत सारे आपको अवस्थाओं में, कई चाहे छोटे क्लास में हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी में आप रहे हों, चाहे वैसे भी आप कुछ पढ़े हो या न पढ़े हों, सामान्य तौर पर भी आपको ये जानकारी रहती है कि कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेवा का जनक कहा जाता है, ये कोई संशय की बात नहीं है। ये सिविल सेवा का जनक है। क्यों जनक है? क्योंकि इसने भारत के अंदर चाहे दीवानी का मामला हो, चाहे फौजदारी का मामला हो, उन सब मामलों को जो वारेन हेस्टिंग्स के समय 1772 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसमें इसने एक सीमा से आगे बढ़ करके जितना भी हो सका इसने उसमें सुधार करने की कोशिश की। और यही कारण है कि इसने, जब इसके समय में आप शब्द पढ़ेंगे तो बार बार आपको एक शब्द मिलेगा, कलेक्टर। असल में इसने कलेक्टर के शक्ति को बढ़ाया था।
कलेक्टर के शक्ति का इसने क्या किया, उसकी शक्ति को बढ़ाया इसने, क्योंकि ये जानता था कि भारत के अंदर अगर कलेक्टर की शक्ति नहीं बढ़ेगी, मैं आपको एक लाइन बता दूं इसमें कि इसने दीवानी जो अदालत हुआ करती थी, जो दीवानी अदालत थी उस समय की, उस दीवानी अदालत के क्रियाकलाप में इसने कलेक्टर के हाथ में आंशिक तौर पर फौजदारी प्रकार के न्याय के अधिकार भी प्रदान किए थे, और इसके पहले इस प्रकार के प्रावधान नहीं थे। इसके पहले दीवानी और फौजदारी पूरी तरह से अलग था वारेन हेस्टिंग्स के समय से, जो कि 1772 में किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि इसने कलेक्टर की शक्ति को क्या किया, बढ़ाया, और आंशिक तौर पर, ज्यादा नहीं, आंशिक रूप से फौजदारी अधिकार भी प्रदान किया। अधिकार तो आंशिक रूप से फौजदारी अधिकार भी प्रदान किया, और कलेक्टर के पास दीवानी अधिकार पहले से इसने दे रखा है। एक तरह से राजस्व के मामले में पहली बार कलेक्टर की शक्ति कार्नवालिस के काल में प्रभावशाली हुई, और कंपनी राजस्व के माध्यम से जिस वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना चाहती थी, वो कार्य कार्नवालिस के काल में एक स्थायी रूपरेखा में आया। और यही कारण है कि कार्नवालिस ने 1500 रुपए प्रति माह इसने वेतन निर्धारित किया, प्रति माह वेतन। और इतना ही नहीं, इसने कहा कि जितना कलेक्टर राजस्व की वसूली करेगा, जितना कलेक्टर राजस्व की वसूली करेगा, कलेक्टर द्वारा वसूले गए राजस्व का, कलेक्टर द्वारा वसूले गए राजस्व का 1% भी किसको दिया जाएगा, कार्नवालिस के दिशा निर्देश के अनुसार ये कलेक्टर को मिलेगा। यही नहीं, उसने कलेक्टर के गतिविधियों को भी रोकने का प्रयास किया। उसने देखा कि ये जो कलेक्टर है, चूंकि ये धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है, और अगर कलेक्टर की गतिविधि को हमने बहुत सावधानी पूर्वक रोकने या संतुलित करने का प्रयास नहीं किया, तो यह ताकत फिर से कंपनी के लिए एक मुसीबत बन सकता है। यही कारण है कि इसने कलेक्टर को यह निर्धारित कर दिया, निर्देशित किया कि कोई भी कलेक्टर किसी भी प्रकार का कोई, न तो घूस तो खैर वैसे भी गलत था, घूस नहीं लेगा, दूसरा वह किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेगा, इसके अलावा वो किसी प्रकार के निजी व्यापार में शामिल नहीं होगा, और भी जो उसके अन्य गतिविधियों को रोकने के तरीके हो सकते थे, उन सब काम को कार्नवालिस ने भारत में किया। और इस तरह से एक शब्द जो बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसको आप कलेक्टर कहते हैं, वो कलेक्टर शब्द इस रूप में आपके सामने कार्नवालिस के समय में आया। और ये कार्नवालिस की जो प्रक्रिया थी, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ राजस्व के मामले को देखते हुए ये चलाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप कलेक्टर के काम को देखेंगे तो एक बात क्लियर हुआ कि पहले ये थोड़ा बहुत सैनिक क्रियाकलाप में यदा कदा शामिल रहता था, लेकिन जैसे जैसे प्रशासनिक दायित्व कंपनी पर बढ़ता जाएगा तो कलेक्टर या सिविल सेवक शब्द को थोड़ा और डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यही कारण है कि आगे चल करके अगर हम लोग कलेक्टर शब्द को देखें तो इसमें आपको एक नई बात यह मिलेगी कि जो सिविल सेवक होगा वह शुद्ध रूप से असैनिक सेवा के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला जो शब्द आपके सामने आया उसको हम लोग कलेक्टर कहते हैं, और भारत की जनता को सबसे पहले इसी शब्द से भेंट हुआ था, जिसको आप सिविल सेवक कहे। कलेक्टर को देखा गया कि भाई ये अगर सिविल सेवक के तौर पर है, अगर ये सिविल सेवक है तो निश्चित तौर पर ये जो सिविल सेवक है ये अब गैर सैनिक प्रकार के सेवा के लिए जिम्मेदार होगा। गैर सैनिक सेवा
तो बाद में चल करके ये जो कलेक्टर कार्नवालिस के समय में आइडेंटिफाई हुआ राजस्व की वसूली और तमाम प्रकार की गतिविधियों के लिए, धीरे धीरे वह नागरिक सेवा का हिस्सा बना और वह नागरिक सेवा के काम को जिस रूप में समझने की कोशिश हुई, यह तय हुआ कि सेना के कार्य अलग कर दिए जाएं और सिविल सेवक अगर किसी को आप कहते हैं वह शुद्ध रूप से गैर सैनिक सेवा के लिए जाना जाएगा। और ये प्रक्रिया जो सिविल सेवक की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से मनोनीत करने की प्रणाली पर चलती रही। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 1853 ईस्वी तक, बहुत क्लियर कट, 1853 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा सिविल सेवक का मनोनयन होने लगा। सिविल सेवक का मनोनयन होने लगा। अब इस बीच में दो और आपके लिए अच्छी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत के अंदर जो ये सिविल सेवक थे उनके लिए एक कार्य यह हुआ कि इनके प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में, कब अगर उस लाइन को जोड़ा जाए तो 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। क्या मकसद था इसका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मकसद यह था भारत के अंदर कि वो ये चाहता था कि जो सिविल सेवा में आने वाले युवा हैं, क्या कहा मैंने, सिविल सेवा में आने वाले युवा, उनका प्रशिक्षण कहां पर? ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में क्यों? क्योंकि पहले जो सिविल सेवकों का प्रशिक्षण कराया जाता था वो एक हेलीबरी कॉलेज है उसमें होता था और इसका मन ये था कि ये यहां पर कराया जाए, लेकिन बाद में इस जो फोर्ट विलियम कॉलेज की व्यवस्था थी उसको निरस्त कर दिया गया। और आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया यहां पर अपनाई गई। इसी तरह से एक और घटना है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है, और वो घटना है 1833 की, जो 1853 के पहले की है। 1833 में क्या हुआ? तो 1833 में, बल्कि 1833 का अधिनियम आया था, 1833 का अधिनियम। और आप जानते हैं कि 1833 का ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के समय भारत में जो व्यक्ति एज ए गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक, इसके समय में इस 1833 के अधिनियम में यह प्रावधान लाया गया
कि सरकारी सेवा में जिन लोगों को लिया जाएगा वह योग्यता के आधार पर लिए जाएंगे। क्या कहा मैंने? लाइन पर ध्यान दीजिए। सेवा के लिए, सरकारी सेवा के लिए, सरकारी सेवा के लिए क्या कहा मैंने? योग्यता को आधार बनाया गया। योग्यता को आधार बनाया गया। अब जब योग्यता को आधार बनाया गया तो स्वाभाविक तौर पर जो अंग्रेजों के द्वारा अपने तरीके से किसी को भी चुनने की या मनोनीत करने की जो प्रथा थी उसको धक्का लगा, और सबसे बड़ा जो धक्का लगा था वह था नस्लीय भावना को। यह अलग बात है कि अंग्रेज जितना आप इन सिद्धांतों में पढ़ रहे हैं उतना वो सहज परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अधिकृत रूप से 1833 के अधिनियम में अंग्रेजों ने खुले शब्दों में कह दिया कि हम योग्यता के आधार पर अपने प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी सेवा में आने वाले लोगों को समाहित करेंगे। कम से कम लिखित रूप में यह एक विचार अंग्रेजों की तरफ से भारत आया था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब बात 1853 की आप करते हैं तो 1853 की प्रक्रिया तक ये कुछ बात आपको भारत में दिखाई देगा जो 1800 के और 1833 की प्रक्रिया थी। लेकिन 1854 में मैकाले समिति बनी, और मैकाले समिति, मैकाले को आप जानते ही हैं, भारत के बारे में बहुत ही संकीर्ण विचार रखने वाला व्यक्ति। लॉर्ड मैकाले जेम्स मिल का शिष्य है, और इसके साथ ही पढ़ता था जेम्स मिल का बेटा स्टुअर्ट मिल। जेम्स मिल भले किसी और विषय में विद्वता के स्तर पर स्वीकार किया जाए, इतिहास के प्रति, भारत के प्रति जेम्स मिल के विचार बहुत स्वस्थ दिखाई नहीं देते हैं। स्टुअर्ट मिल भी वही संकीर्ण विचार से भारत को देखने का नजरिया रखना, और लॉर्ड मैकाले ने तो भारत के किसी भी प्रकार के, चाहे वो बौद्धिक भारत की संपदा हो, चाहे भारत का साहित्य हो, और चाहे भारत के लोगों की किसी भी प्रकार की दक्षता हो, उसने कभी भी आंशिक रूप से भी उसे स्वीकार करने के लिए सहमति नहीं जताई। अब यहाँ पर जो लॉर्ड मैकाले है उसने भारत की पहली आधुनिक सिविल सेवा प्रदान की। ठीक, भले वो भारत के अंदर अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने की दृष्टि से किया हो, क्योंकि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने वाली कंपनी थी उसका एक अधिकार छीना जा चुका था। 1833 में कुछ बचे अधिकार थे, चाय चीन के साथ में वो अधिकार भी क्या हुए, वो भी खत्म हो चुके थे। और ऐसी स्थिति में 1854 में लॉर्ड मैकाले ने, मैकाले समिति जो बनी, उसने भारत को पहली आधुनिक सिविल सेवा प्रदान की, और इसी समिति ने सिफारिश किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में, जबकि अगर देखा जाए तो एक शब्द प्रयोग किया जाता है पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम या संरक्षत्व आधारित प्रणाली, जो संरक्षण किया जाता है या संरक्षक की हैसियत से कोई कार्य किया जाता है, उसी संरक्षत्व में एक व्यवस्था बनाने की बात उसने की, और कहा कि पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम के जगह पर एक गुणवत्ता आधारित सिविल सेवा की बात की जाए और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इसकी शुरुआत कराई जाए। यहां से आपको सिविल सेवा में एक और बदलाव दिखाई देगा। तो 53 तक की व्यवस्था जो मैंने आपको समझाया, वहां तक के बदलाव इस प्रकार के हुए। 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति जो पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम को खत्म करेगी और क्वालिटी बेस्ड सिविल सर्वेंट को डेवलप करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को शुरू करने की बात करेगी। और 1855 के बाद आप देखेंगे कि भारत में जो एक तरह से सिविल सेवा का रूपरेखा है वो इंडियन सिविल सर्विस के लिए पूर्णतः योग्यता को आधार के रूप में मान्यता दिया जाएगा। और इसके पहले अगर शुरुआती समय की हम लोग बात करें तो केवल ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो युवा होते थे उन्हीं को इस सिविल सेवा के लिए भर्ती करने के लिए योग्य माना जाता था। लेकिन 1922 के बाद से इस परीक्षा का आयोजन
भारत में भी किया जाए, इस तरह की बात होगी। क्यों किया जाएगा हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहते कम से कम ये बात आपके नोटिस में पूरी तरह से आए। तो अगले पॉइंट में हम लोग जो बात को लिखेंगे वो 1853 के बाद जो 1854 में मैकाले समिति ने भारत को पहली आधुनिक शिक्षा सेवा प्रदान की, और जिस तरह से आधुनिक सिविल सेवक व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, उन बातों को कैसे किया गया वो आप देखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1854 में अठारह सौ चौवन में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या कहा मैंने, मैकाले समिति, ठीक है, अध्यक्षता में मैकाले समिति द्वारा जो शब्द है, चूंकि भारत की पूछी जाती है जब किसी परीक्षा में आपसे कि भारत को पहली आधुनिक सिविल सेवा किसने प्रदान की, तो वहां पर आपको लॉर्ड मैकाले के शब्द को प्रयोग करना होता है। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद अगर वो बात की जाए तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले लेंगे, लेकिन चूंकि प्रश्न आपके हिस्ट्री के 47 से पहले में आता है, इसलिए लाइन वहां पर ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। तो समिति ने भारत को पहली आधुनिक सिविल सेवा प्रदान की। भारत को पहली आधुनिक सिविल सेवा प्रदान की गई। मतलब क्या रहा इसका कि 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले समिति द्वारा भारत को पहली आधुनिक सिविल सेवा प्रदान की गई। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो जो कॉर्नवालिस के समय का जो स्ट्रक्चर था उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत यहां पर दिया गया, और हमने जो शब्द प्रयोग किया कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ढर्रा बना रखा था, या ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से संरक्षणवादी या अपने उद्देश्यों के हित को पूरा करने के लिए सिविल सेवक का मनोनयन करती थी, चुनाव करती थी, या जिसको चाहती थी उसको रखती थी, और वही कमोवेश पद्धति बनी हुई थी, उसमें एक बड़ा बदलाव होगा और अब गुणवत्ता की बात की जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे कि इस समिति ने ठीक क्या बदलाव किया नया। इस समिति ने सिफारिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षकत्व जो संरक्षण की बात हम लोग करते हैं, आधारित सिविल सेवा प्रणाली, ठीक, सिविल सेवा प्रणाली को क्या किया जाए, को बदला जाए, प्रणाली के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण, ठीक, गुणवत्तापूर्ण जो एक
उस समय की आवश्यकता है गुणवत्तापूर्ण स्थायी सिविल सेवा, गुणवत्तापूर्ण स्थायी सिविल सेवा, सिविल सेवा का गठन किया जाए, ठीक, या सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से शुरुआत की जाए। सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से शुरुआत किया जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो इस प्रकार की चीजें उस समय आपको दिखेंगी। और 1855 में अगर आप बदलाव देखेंगे तो दिखेगा भी, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विस के लिए पूर्णतया जो भर्ती की प्रक्रिया थी वह योग्यता को आधार बना दिया गया। तो यहाँ से आपको जो नया बदलाव मिलेगा कि 1855 में, ठीक, जो सिविल सेवा में बदलाव आया 1855 के बाद, बल्कि एग्जैक्ट ये साल नहीं था, 1855 के बाद, 1855 के बाद सिविल सेवा में भर्ती के लिए क्या किया गया? सिविल सेवा में भर्ती के लिए पूर्णतः योग्यता को आधार बना दिया गया। भर्ती के लिए पूर्णतया योग्यता को आधार बनाया गया। तो ये उस समय की एक स्थिति है। और आप देखेंगे कि इसके पहले क्या व्यवस्था थी। आपके मन में सवाल आएगा कि इसके पहले वाला जो तंत्र है उसमें क्या नया है। तो अमूमन ये होता था शुरू में कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो लंदन में है, यहीं से सिविल सेवा में भर्ती करने की एक परंपरा विकसित थी। और आप देखेंगे कि 1922 के बाद से भारत में इस परीक्षा का आयोजन होने लगेगा। तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जो पढ़े लिखे अच्छे नौजवान होते हैं उनको सीधा सीधा सिविल सेवा में ले करके, और अंग्रेज भारत की सत्ता चलाते, अगर उनको मन माफिक लोग अगर नहीं मिलते थे तो इस प्रकार की व्यवस्था को इसमें चलाने की कोशिश की गई। क्यों 1922 में हुआ, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हमने आपको जो बताना था कि जो ये व्यवस्था है वो भारत के अंदर किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ी थी और इस तंत्र को किस तरह से लोगों ने आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भारत के अंदर परंपरा थी और जिस तरह से कॉर्नवालिस के काल में व्यवस्था शुरू हुई, कॉर्नवालिस की जो भूमिका रही कि कैसे जो राजस्व के मामले को व्यवस्थित किया जाए, उसके लिए प्रशासन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और उस प्रशासन के अधिकारी में कलेक्टर की महत्ता बढ़ाई जाए, और कहाँ से वो आगे बढ़ते बढ़ते आपके इस मुकाम तक की सारी चीज़ें पहुँचती चली गई। अब जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो व्यवस्था पूरी थी, अगर उसके क्रियाकलाप की बात किया जाए और उसमें भारत के जो प्रशासकीय संचालन की जो गति है, उसमें कहीं ना कहीं जो हम लोग बार बार 21 अप्रैल शब्द का प्रयोग करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 21 अप्रैल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उसके गतिविधि को हम लोग अतीत से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये पालन हुआ और किस तरह से ये भारत में आज इतना बड़ा मजबूत तंत्र बन चुका है कि धीरे धीरे भारत के अंदर जो व्यवस्था अपनाई जा रही है वो आज आपके पद्धति में जो ये परंपरा ली जा रही है। हमने कहा कि 1853
तक की जो व्यवस्था है उसकी एक अपनी भाषा है। हमने आपको कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो इनका चुनाव करते थे, और ये स्पष्ट हो गया कि बिना किसी भेदभाव की सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और ये मामला आगे बढ़ना शुरू हुआ। और जैसी जैसी चुनौतियां भारत में अंग्रेजी शासन में अंग्रेज़ों को मिलती हुई दिखी, उसमें कहीं ना कहीं जो तंत्र था, उसमें जो बात उसमें की गई या जो उसको चलाया गया, वो निश्चित तौर पर परीक्षा के आयोजन, परीक्षा की पद्धति या उसके क्रियाकलाप को संचालित करने में आपको उस कालखंड के कहीं न कहीं जो चुनौतियां हैं, जो मुसीबत हैं, आपको उसे समझना होता है। और यही कारण है कि सिविल सेवा कई बार एकदम ऐसे रूप में दिखाई देता है जैसे आपको लगता है कि ये एकदम भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिविल सेवा का जो काम है वो भारत में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो लोकतांत्रिक पद्धति है, उसको करने के लिए भारत में अगर सिविल सेवा नहीं होगा तो आप उसको संचालित नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जो सिविल सेवा है उसमें संचालित करने के लिए या उसको करने के लिए अगर भारत में कार्य करने का ढंग है, उसे हर हाल में इस तरह से संचालित करना हो या उसे भारत में आगे बढ़ाना हो, तो कहीं ना कहीं ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिविल सेवा में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया गया जो लगे कि एक बार स्थायी हो गया तो कभी आगे बढ़ा नहीं। इसीलिए सिविल सेवा के हर कालखंड का अलग अलग चुनौती रहा और अलग अलग तरह से उनको समझने की कोशिश की गई। यही बात इसमें की गई। उसमें समझने की जो कोशिश है वो ये है कि कैसे आप सिविल सेवा के संचालन में उसको आप आगे लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए जो परीक्षा की प्रणाली है उसको भी लेकर के कई बार आपके मन में सवाल आएगा। जैसे पहले परीक्षा का आयोजन कहाँ होता था? केवल लंदन में होता था। और आप देखेंगे कि ये जो परीक्षा होती थी, अगर इसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो सिविल सेवा की परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा कहां पर होती थी? केवल लंदन में होती थी। और ये जो परीक्षा होती थी उस समय अगस्त के महीने में होता था। अगस्त के महीने में, हर साल अगस्त के महीने में इसको संचालित किया जाता था, और जिसमें सभी प्रतिभागी को एक बहुत स्ट्रिक्ट काम होता था और वो होता था घुड़सवारी पास करना। तो जब ये परीक्षा कराई जाती थी तो ये 1900 अंक का होता था। जिस समय ये परीक्षा होती थी, कितने अंक का? 1900 अंक का होता था। और हमने क्या कहा आपको? इसमें घुड़सवारी एक बहुत बड़ा मामला था। और आपने नाम सुना होगा एसएन बनर्जी का। तो एसएन बनर्जी इसी घुड़सवारी में अंग्रेजों के द्वारा गलत तरीके से उनको निकाला गया था। ठीक है। और ये जो एग्जाम है आप देखेंगे तो भारत में जब ये परीक्षा कंडक्ट की जाती थी तो 18 से 23 साल के बीच में 3 प्रयास दिए जाते थे। तो अगर आयु की बात किया जाए तो हमने कहा कि 18 से लेकर 23 साल के बीच में ये घटता बढ़ता भी रहा, 3 प्रयास मिलते थे। जैसे आज के डेट में आपको जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए डिसाइडेड है, ओबीसी है, बाकी के लिए उसी तरह से उस समय यह व्यवस्था दिया गया था। और यह भी एक शर्त थी उसमें कि अगर कोई व्यक्ति सिविल सर्वेंट बनेगा तो 2 साल कम से कम उससे ब्रिटेन में सेवा अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। तो अगर वो सिविल सेवक बन जाएगा, अगर 3 प्रयास में अगर वो सिविल सेवक बना, ठीक, तो उसे 2 वर्ष कहां पर? ब्रिटेन में सेवा देनी पड़ेगी, सेवा
की अनिवार्यता थी, जिसको आप कह सकते हैं कि अनिवार्यता थी। ये एक कंपलसरी फैक्टर अंग्रेजों ने बनाया था ताकि वहां से लोग सीख करके पढ़ करके आएं। और आप देखेंगे कि उस समय भारत जो लोग वहां पर जाते थे तो उनका प्रशिक्षण कैसे कैसे होता था। और ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो जानना चाहिए। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट कहा जाता था, एक विंग था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये प्रशिक्षण के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला जो प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर अंग्रेजों ने भारतीयों को, अगर आप सिविल सेवक बन गए तो आप दक्ष कैसे होंगे, तो एक तो है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक तो ये था। और इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक विंग था जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट कहा जाता था। क्या बोलते थे? इंडियन इंस्टीट्यूट बोलते थे। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट बोलते थे। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था थी वहां पर, इतना लंबा मत लिखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट था। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये प्रयास होता था कि कैसे भारत के जो संस्थान हैं या इंडियन इंस्टीट्यूट है ये भारत के अंदर काम करेंगे। एक तो ये इसमें कहा गया था। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी काम करता था, यहाँ पर भी भेजा जाता था, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों को कुछ समय शिक्षा दी जाती थी, कैम्ब्रिज में भी, यहाँ पर भी पढ़ाया जाता था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी था, यहाँ पर भी लोग जाते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यहाँ पर भी लोग काम करते थे। ठीक, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, इसको उस समय जो प्रशिक्षण दिया जाता था तो स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडी कहा जाता था। क्या कहते थे? स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडी कहते थे इसको। ठीक, तो एक तो यहां पर भी उस समय मामला था। इसके बाद आप देखेंगे एक ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन कहते थे, वहां पर भी ये पढ़ाई होती थी। ठीक है, चौथा ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, ये डबलिन में। ठीक, यहां पर भी तो एक तरह से चार बड़े मानक संस्थान जो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन कहते थे, यहां पर भी पढ़ाया जाता था। और इन संस्थाओं में कुछ कुछ समय प्रशिक्षण के नाम पर विद्यार्थियों को घुमाया जाता। और ये जा करके क्या क्या पढ़ते थे उस समय, तो मैं आपको बता दूं कि इन संस्थाओं में जो ये चार मैंने बताए, इसमें एक तो अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, इन संस्थाओं में, ठीक, इन संस्थाओं में आपको एक तो पहले लॉ की पढ़ाई होती थी जिसको आप विधि कहते हैं। तो एक तो विधि, जो भी शासन के नियम है या व्यवस्था है, इसकी आपको ठीक जानकारी हो। इसी तरह से क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जाता था। ठीक, क्या पढ़ाया जाता था? क्रिमिनल लॉ ये पढ़ाया जाता था। उसी तरह से उस समय जो प्रशिक्षण के दौरान बातें थी जिसको लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं, कि कैसे आप इसको समझेंगे। लॉ ऑफ एविडेंस कि कोई भी अगर साक्ष्य है तो उसकी प्रासंगिकता कैसे महत्व तय करेगा। इसी तरह से राजस्व व्यवस्था पढ़ाया जाता था उस समय, राजस्व व्यवस्था पढ़ाया जाता था, ये उस समय था। इसी तरह से भारत का इतिहास पढ़ाया जाता था, क्योंकि भारत में अगर सत्ता चलानी है तो भारत का भी समझ हो। ये अलग बात है कि इस इतिहास को
अंग्रेज जिस भावना से लिखते थे उसको औपनिवेशिक इतिहास लेखन कहा गया है। इसी तरह से भारत की भाषा भी पढ़ाई जाती थी, भारत की भाषा। तो आपको लगेगा कि आखिर उस समय लोग किस तरह से इन चीज़ों को करते थे, और अंग्रेज जब तैयार करते थे किसी को तो यह भाव देकर के तैयार करते थे कि देखो तुम भले रहने वाले इंडिया के हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो प्रणाली है या जो तुमको काम करने का जो ढंग दिया गया है वो हमेशा याद रखो कि तुम्हें एटीट्यूड या जो तुम्हारी ढंग है बोलने की, काम करने की, व्यवहार की, भारतीयों के प्रति जो कुछ भी तुम करोगे वो तुमको सोच के करना है कि तुम एक अंग्रेज की तरह से कर रहे हो। और लोग उस समय जब आप देखेंगे किसी को तो आप शायद अनुमान नहीं लगा सकते कि आप, जैसे मैं एक फ़ोटो आपको दिखा दूं आप समझ जाएंगे कि कैसे, ये देखिए, अगर ये फ़ोटो आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक नज़र में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि ज़रूर ये किसी अंग्रेज़ का फ़ोटो है, ठीक है। लेकिन ये फ़ोटो अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का फ़ोटो है। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ये कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आप कहेंगे कि इनका फ़ोटो क्यों डाला गया है? तो जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो एक तरह से अपने उस कालखंड में, उनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सिविल सेवक हैं, पहली बात, और बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। क्या थे? बंगाल के एडवोकेट जनरल, बंगाल के एडवोकेट जनरल, ठीक है। और साथ ही साथ आप इनके विषय में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये वायसराय के काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का भी जो पहला अवसर है इन्हीं को मिला है। तो ऐसे में देखा जाए तो वायसराय की काउंसिल के ये सदस्य भी हैं। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं वायसराय की काउंसिल के ये प्रथम सदस्य हैं। क्या है? प्रथम सदस्य हैं। और किस अवस्था के, मतलब ये कानून सदस्य के रूप में काम किए। किस रूप में? कानून सदस्य के रूप में, कानून सदस्य के, ठीक, कानून सदस्य के रूप में। और यही नहीं, अगर आप इनको देखेंगे तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद इनको, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इन्हें लॉर्ड शब्द की उपाधि भी इनको दी गई थी। तो ये अगर नाम देखेंगे तो इनको लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहा जाता था। क्या बोलते थे? लॉर्ड। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, इसी प्रकार से इनके नाम के आगे भी लॉर्ड शब्द का प्रयोग होता था। और ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त किए गए थे। मैंने कहा अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। और 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बनाए गए। मतलब आप देखिए कि एक सिविल सेवक की स्थिति के बढ़ती हुई क्षमता को आप कहां तक देख रहे हैं। और हमने कहा ना कि आप इनके चेहरे का एक्सप्रेशन, मुंह की स्टाइल और बाकी जो गेटअप है, इन सब में से अगर मैं कहूं कि अगर एक नज़र देखे कोई व्यक्ति और कहे कि ये इंडिया, और ऐसा नहीं कि मैंने ये काम किया नहीं, मैं जब ये सब आपके लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहा था तो मैंने ये फ़ोटो, जो लोग हिस्ट्री से संबंधित नहीं हैं, मैंने कहा कि भाई फ़ोटो देखिए और आप बताइए कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है। तो जो लोग नहीं देखे थे पहले फ़ोटो, उन्होंने देखा तो कहा कि ये कोई लगता है अंग्रेज़ का फ़ोटो है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ अपने सिविल सेवा की प्रणाली के माध्यम से वो केवल और केवल नॉलेज देते थे, ऐसा नहीं था। वो अपने सिविल सेवा की प्रणाली के माध्यम से भारत के अंदर जो लोग
इस प्रकार के सेवा में आते थे, उनका एक लंबा चौड़ा, अगर उनके जीवन पद्धति को अगर आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक उनको एक अंग्रेज की तरफ से आचरण व्यवहार में आप देखेंगे। तो इसलिए मैं दिखाना जरूरी समझा कि थोड़ा सा आप अनुकूल हो जाएं, आप समझें कि सिविल सेवा उस समय की किस प्रकार की बनाई गई थी और वो सिविल सेवा कैसे भारत में आगे बढ़ते हुए इस तरह से आपके सामने आती है। अब हुआ ये कि भारत के अंदर जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार जो उदारवादी थे, चूंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ तो इसमें आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक का जो कालखंड है इसे आप उदारवादी चरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण। और ये जो उदारवादी चरण के लोग थे, इनका ध्यान अगर आप ठीक से इस इतिहास के कालखंड को देखेंगे तो ये लोग अधिकांश जो अपनी मांग रखते थे वो लेजिस्लेटिव रखते थे, काउंसिल से रिलेटेड रखते थे, प्रशासकीय मामले का रखते थे। वो लगातार ये बात कहते थे कि हमारी भागीदारी बढ़े, प्रशासन में भारत के लोगों को कैसे महत्व मिले। ऐसी उनके मांगों के लिस्ट को देखेंगे, जो पहला उनका अधिवेशन हुआ बंबई में, आप उनमें जो 9 मांगे उनके तरफ से रखी गई हैं, उनमें एक मांग आप देखेंगे तो ये भी था कि जो भारत में जो सिविल सेवा में लोग अपीयर होते हैं उनको लंदन जाना पड़ता है, तो उनका मांग था कि यह सिविल सेवा की परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। और अंग्रेजों ने उदारवादियों को चाहे खुश करने के लिए कहा हो, चाहे जैसे भी कहा हो, लेकिन उदारवादियों की इन मांगों को अंग्रेजों ने माना और इसीलिए उदारवादियों की मांग पर हाउस ऑफ कॉमन्स में 1893 में यह निर्धारित हुआ कि यह परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित होगी। तो अभी तक जो परीक्षा की प्रणाली 1853 में यह हुआ कि योग्यता के आधार पर हम लोग परीक्षा में एक गुणवत्तापूर्ण सिविल सेवक के गठन की बात करेंगे। और 54 में हमने कहा कि लॉर्ड मैकाले ने इस समिति के माध्यम से पुरानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की परंपरागत सिविल सेवा चयन की जो ढांचा थी उसको उसने कमजोर किया और उसने उसे कमजोर ही नहीं किया बल्कि उसमें बदलाव का समर्थन भी किया। तो हम लोग अब जो आगे बात करने वाले हैं, अगर उसको आप ठीक से देखेंगे तो हमने आपको यहाँ तक यही समझाने का प्रयास किया कि कैसे जो उस समय 1855 तक आते आते ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ गया था। और इसके बाद जो बड़ा बदलाव होने वाला है वो बड़ा बदलाव जिस रूप में होगा आपके सामने, हमने कहा कि 1885 में कांग्रेस के बनने के बाद से एक संस्थागत मांग अंग्रेजों के सामने रखे जाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। और इसी क्रम में उदारवादियों की जो मांग थी, मैं लिख देता हूं, उदारवादियों की मांग के आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या किया गया? 1893 ईस्वी में यह निर्धारित हुआ कि 93 में यह निर्धारित हुआ कि यह परीक्षा लंदन के साथ साथ यह परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित
ठीक, तो आयोजित होगी। तो एक तरह से आपको ये बड़ा बदलाव का संकेत यहां पर प्राप्त होता है। और आप देखेंगे कि 1905 में जो बदलाव आए, फिर बहुत स्पष्टता से एक बड़ा झटका आपको दिखेगा सिविल सेवा में, जब आप बहुत व्यवस्थित होकर के सिविल सेवा में यूरोपियन और भारतीयों की भागीदारी देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सिविल सेवक थे यूरोप से पार्टिसिपेट करने वाले, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए पे स्केल और वेतन की पद्धति, जो बाद में थोड़ी बहुत तो बदली गई थी, लेकिन वो बदलाव इतना नहीं हुआ कि वो अब यूरोप के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। और यही कारण है कि 1900 अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जब बीत गया, लगभग 1918-19 का जो दौर आया, तो 1920 में ली कमीशन, अगर आपने कभी सुना हो ये नाम, तो ली कमीशन का प्रभाव आपको उस कालखंड में दिखेगा। और यही कारण है कि 1920 में 5 विधि से सिविल सेवा में प्रवेश दिए जाने की बात की गई। किस तरीके से? 5 तरीके से। तो 1920 में मैं यहां पे लिख देता हूं, 1920 में, ठीक, ये स्पष्टता के साथ, ठीक है, 5 विधि से 1920 में 5 विधि से 5 विधि से 5 विधि से 5 विधि का मतलब मेथड, ठीक है, या यूं कह सकते इंग्लिश में अगर कहा जाए तो मेथड ऑफ एंट्री। तो 5 विधि से सिविल सेवा में ठीक 5 विधि से सिविल सेवा में प्रवेश दिया गया, प्रवेश देने का निर्णय लिया गया, देने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना, निर्णय लिया गया। अब वो 5 मेथड क्या है? अगर पहले मेथड की बात करें तो लंदन में जो खुली प्रतियोगी परीक्षा होगी, तो पहला मेथड क्या इन्होंने कहा कि खुली प्रतियोगी परीक्षा माध्यम के द्वारा, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। और ये कहां पर होगा? ये होगा लंदन में, ठीक। तो एक तो खुली प्रतियोगी परीक्षा होगा, दूसरा इन्होंने कहा पृथक प्रतियोगी परीक्षा। भारत के लिए जो नाम दिया गया था वो था पृथक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, और ये होगा भारत में। फिर इन लोगों ने एक नाम दिया मनोनयन, जिसको अंग्रेज खुद जिसको चाहेंगे डाल सकते हैं इसमें। तो एक हुआ मनोनयन द्वारा, और वो कहां पर होगा? भारत में होगा। ये तीसरा मेथड था। इसके बाद प्रांतीय सेवा से प्रोन्नत जो लोग होंगे, प्रांतीय सेवा से प्रोन्नत, ठीक, जो प्रमोटेड लोग होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और कानून विशेषज्ञ की भर्ती भी इसमें की जाएगी। तो 5वां अगर यहीं पर मैं जोड़ देता हूं, यहीं पर 5 कर देता हूं, तो कानून विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की भर्ती। तो एक तरह से 1920 में कहा गया कि ये हमारे 5 मेथड होंगे जिसके आधार पर सिविल सेवा में लोगों की भर्ती की जाएगी। तो अब प्रथम विश्व युद्ध के समय में हमने आपको अभी कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय तक लगभग 95% आईसीएस यूरोपीय थे।
ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि 1920 की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको लगेगा कि 1920 में ये क्यों पद्धति आ रही है। तो हमने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में, अगर एक लाइन आप मेंशन कर लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय 95%, 95%, ठीक, आईसीएस यूरोपीय थे, 95% सिविल सेवक, सिविल सेवक क्या थे, यूरोपीय थे, यूरोपीय थे, ठीक है, 95%। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत कम युवा थे जो इस सेवा से जुड़ना चाहते थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत कम यूरोपीय युवा सिविल सेवा से जुड़ना चाहते थे, यूरोपीय युवा सिविल सेवा से जुड़ना चाहते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि 1922 में भारतीय युवाओं को सीधी भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई। कब? 1922 में। इसलिए 1922 में, ठीक है ना, 20 में प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। 20 के पहले प्रथम विश्व युद्ध 18-19 तक के हालात क्या थे वो आपको समझ में आए। 1922 में भारतीय युवाओं को सीधे, ठीक, जो भी भर्ती की परीक्षा थी, सीधे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। बैठने की अनुमति दी गई। अनुमति दी गई, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना, कभी हर कार्य के पीछे एक चुनौती की परिस्थिति पैदा होती थी और उसी के आधार पर विचार बनता था। अब 1924 में ली कमीशन का जो गठन हुआ, जिसमें तय हुआ कि 40% यूरोपीय लिए जाएंगे, हमको नहीं मिल रहे हैं, हमको 40% यूरोपीय, मैंने कहा, लंदन नहीं कहा, तो 40% यूरोपीय होंगे, 40% भारतीय होंगे और 20% प्रांतीय सेवाओं से भरे जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं इसमें जो ली कमीशन का पूरा मामला है। 1924 में ली कमीशन में यह प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया कि 40% किया गया कि 40% यूरोपीय, ठीक है ना, 40%, 40% भारतीय, 40% भारतीय और 20% एवं 20% प्रांतीय सिविल सेवा से, जिसको पीसीएस आप कहते हैं, प्रांतीय सिविल सेवा से, प्रांतीय सिविल
सेवा से, प्रांतीय सिविल सेवा से भरे जाएंगे। से सिविल सेवक भरे जाएंगे। और यही वो दौर था 1925 में, जो ये काल है भारत में। ये भारत में वायसराय हैं लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग के काल में, मैं यहां पे मेंशन कर दूं आपको, लॉर्ड रीडिंग के काल में आपको जो दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, ठीक। और यहां से सिविल सेवा भारत में जो आज आप देख रहे हैं उस रूपरेखा की तरफ बढ़ता हुआ शुरू होगा। लेकिन जो सरदार पटेल, अगर हम उनके कालखंड की बात करें, चूंकि अब आपको पटेल जी के विचारों को जानने की जरूरत है कि पटेल जी क्या सोचते थे और पटेल जी क्या चाहते थे। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को आप देखें तो असल में 21 अप्रैल का जो तारीख है, जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम दिए गए उनके वक्तव्य या उनके द्वारा जो भावना व्यक्त की गई, वो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग में रखेंगे तो भले अंग्रेज़ों ने जो सिविल सेवा को भारत में जैसा भी बनाया हो या जैसा भी उन्होंने खड़ा किया हो, लेकिन एक बात सत्य है कि उस सिविल सेवा के अंदर जो मकसद था वो यही था कि जो लोकतांत्रिक ढांचा संविधान के माध्यम से भारत को चलाने के लिए बनाया जाएगा, उसमें कैसे लोग अपना कार्य करेंगे। और यही वो दिन है, यही वो तारीख है जिसके लिए आज हम लोग सिविल सर्वेंट डे या सिविल सर्विस डे के रूप में मना रहे हैं। तो 1947 21 अप्रैल का दिन, चूँकि अभी अंतरिम सरकार चल रही है और अगस्त 15 में आज़ादी की घोषणा होगी, तो 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवा का उन्होंने उद्घाटन किया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 21 अप्रैल 1947, ठीक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था, ठीक है ना। और जब उन्होंने उद्घाटन किया तो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल के दौरान उन्होंने अपने कुछ भाषण के अंतर्गत ये बात कही कि हमारे जो सिविल सेवक हैं यह क्या हैं, ये भारत के रीढ़ हैं, ठीक है ना। तो मैं अंतिम बात इस रूप में लिख देता हूं कि पटेल सिविल सेवक को भारत की रीढ़ मानते थे, ठीक है ना, रीढ़ मानते थे। मतलब वो मानते थे कि अगर ये नहीं है तो हम इसको आगे लेके नहीं जा सकते हैं। और अपने वक्तव्य के दौरान, चूँकि जो
सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सदस्य थे और गृह सदस्य के रूप में उन्होंने ये बात कहा था। आपको ये लाइन इसमें शामिल कर लेनी चाहिए, गृह सदस्य के रूप में, ठीक है, गृह सदस्य के रूप में। और ये अपने वक्तव्य को देते समय उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिविल सेवक ही हमारा स्टील फ्रेम है, ठीक है, सिविल सेवक क्या है, हमारा स्टील फ्रेम है, स्टील फ्रेम। तो रीढ़ मतलब बैकबोन, जो आप जिस पे पूरा शरीर आपका एक ढांचे में बना रहता है। और यही नहीं, मैंने कहा कि 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 विज्ञान भवन नई दिल्ली में, विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ठीक, यह घोषणा हुई कि हर साल 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक, हर साल सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वही परंपरा हर साल मनाई जाती है, ठीक। तो मेरे जो प्रिय छात्र हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं, प्रशासन में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, या भविष्य में आप इस दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं, चूँकि चाहता था कि थोड़ा व्यापकता और बढ़ाऊं, लेकिन सबका ध्यान रखना होता है। और पक्ष ये था कि जो सिविल सेवा के कितने ग्रुप होते हैं, कैसा पोस्ट होता है, क्या प्रक्रिया होती है, उन बातों को थोड़ा सा माइनस करके जो एक हिस्ट्री का पार्ट है, जो मुझसे आप अपेक्षा रखते हैं बार बार, वो बात मैं इसमें व्यक्त करूं। और इस बात को पूरे शिद्दत के साथ हमने आपको समझाया, आपको बताया। इसी के साथ आप सभी लोगों को, जिनके कंधे पर भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की जनता का भरोसा, भारत का स्वाभिमान, भारत को भविष्य की तरफ ले जाने की जो एक सपना है, ऐसे सभी मंसूबों को पूरा करने वाले हम फिर से सिविल सेवकों को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनको यह भावना के साथ अपनी शब्द को एक विचार भारत की जनता रखती है कि जब भी हम सिविल सेवक के सामने जाएंगे तो वो हमारी बात को सुनेंगे और वो अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी हो सकता है नागरिक हित में करेंगे। इस आशा के साथ मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि शुभकामना और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।